जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं हमारे जहन में अक्सर 2 से 3 चीजें सबसे पहले आती हैं। आइडिया, फाउंडर और वैल्यूएशन। स्टार्टअप जब सक्सेसफुल हो जाता है तो फाउंडर के कसीदे पढ़े जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके साथ फाउंडिंग टीम के मेंबर्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है? जैसे कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हाय, मैं हूँ उपासना और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ योर स्टोरी हिंदी का खास पॉडकास्ट शुद्ध देसी स्टार्टअप, जिसमें मैं स्टार्टअप दुनिया के ताम झाम को समझने में लगी हुई हूँ। पहले एपिसोड में हमने बात की थी आखिर स्टार्टअप्स को स्पीड से इतना लगाव क्यों है, क्यों इतनी स्पीड से भागने में लगे हुए हैं सारे स्टार्टअप्स। इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम समझेंगे सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर नाम के बवाल को। आखिर क्या काम करता है एक सीटीओ? एक कंपनी में, एक स्टार्टअप कंपनी में सीटीओ की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या हर कोडर सीटीओ बन सकता है? हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं दवा दोस्त के को फाउंडर और सीटीओ अनिरुद्ध बतवारा। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच मुझसे आज बात करने के लिए। हम आजकल ऐसे दौर में हैं जहाँ टेक्नोलॉजी के बिना हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्टार्टअप हो, खासकर अगर वो खुद को ग्रो कराने की कोई भी स्ट्रैटेजी बनाता है तो उसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट होती है, या यूं कह सकते हैं कि फंडामेंटल होती है। और आप खुद एक स्टार्टअप के सीटीओ हैं और को फाउंडर भी हैं। हम लोगों ने अभी तक जितना भी रिवॉल्यूशन ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के हुआ है, एक कंपनी के बारे में बात हुई है, एक आइडिया के बारे में बात हुई है, फाउंडर्स के बारे में बात हुई है, लेकिन कभी अदर चीफ रोल्स को लेकर के बात उतनी नहीं हुई है जितनी शायद मुझे लगता है होनी चाहिए या फिर ज़रूरत है। आप एक सीटीओ हैं, आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा डिटेल में बताइए कि बेसिकली ये पोस्ट क्यों होती है, क्या काम होता है, और कैसे स्टार्टअप को, पूरे स्ट्रक्चर को रन कराने में कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बेसिकली पूरी ए से लेके जी तक की इसकी पूरी जर्नी, इसका पूरा सिस्टम बताइए आप। सुपासना, ये जो आपने बोला कि टेक के बिना एक स्टार्टअप को विजुअलाइज करना या उसके बारे में सोचना आजकल नामुमकिन सा हो गया है। अ, वो एकदम सही बात है। आप प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जा सकते हैं, आप बिल्कुल ऑफलाइन प्रोडक्ट बना सकते हैं, पहला कस्टमर भी ला सकते हैं, बट वहाँ से लेकर ग्रो करने की जो जर्नी है, बिजनेस को स्केल करने की जो जर्नी है, वहाँ पे टेक एक नेसेसिटी बन चुका है। अगर टेक नहीं होगा तो आपको ग्रो करने में ज़्यादा समय लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर पाएँगे, बट आपको जो काम करने में 6 महीना, साल भर लगना चाहिए, उसके लिए हो सकता है 10 साल, 15 साल भी लगे। तो एक कंपनी का पूरा टेक का आर्किटेक्चर या फिर इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा, आपका प्रोसेसेस कैसे बनेंगे, कौन किस वक़्त पे क्या काम करेगा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से कैसे इंटरैक्ट करेगा, सिर्फ़ फ़ोन पे बात करके इंटरैक्ट करेगा या फिर वॉक इन करके इंटरैक्ट करेगा तो कितना उसका इंटरफ़ेस होना चाहिए, या फिर वेबसाइट पे इंटरैक्ट करेगा तो कितना उसका इंटरफ़ेस होना चाहिए, कस्टमर से इंटरैक्ट करना चाहिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट तक पहुँच जाए, ट्रांज़ैक्शन करके एग्ज़िट करे। ये पूरा जर्नी टेक में कैसा होना चाहिए, ये पूरा रोल सीटीओ का होता है। सो अ, जैसे आपने बोला कि फाउंडर्स प्रोडक्ट के बारे में सोच लेते हैं, उनके बारे में बात होती है, प्रोडक्ट के बारे में बात होती है। बस उस प्रोडक्ट को मासेस तक पहुँचाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, उसको सीटीओ रूप देता है, इफ आई कैन से दैट। क्या कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं उसके साथ आपकी फेमिलियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हों? एक सीटीओ एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ओनर भी होता है। तो सबसे पहला काम एक प्रोडक्ट ओनर का होता है कि वो प्रोडक्ट किन-किन लोगों से बात करता है, क्या-क्या स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड हैं। नंबर 1 स्टेक होल्डर आपका कस्टमर होता है। नंबर 2 उस प्रोडक्ट का विज़नरी होता है, जो शायद आप अगर फाउंडर भी हैं, तो आप खुद भी हो सकते हैं, या कोई और फाउंडर हैं, तो आपके साथ कोई और को-फाउंडर्स हैं, तो वो हो सकते हैं। फिर आपकी इंटरनल टीम होती है। तो आपके प्रोडक्ट का इन सारे स्टेक होल्डर्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे विजुअलाइज़ करते हैं, इसकी जानकारी होना एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अगर आप ये सिम्पैथी नहीं रख सकते अपने स्टेक होल्डर के साथ, तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएँगे। मैं आपको एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम सबने बहुत सारी ई-फ़ार्मेसीज़ इंडिया में चल रही हैं, देखी भी हैं। दवा दोस्त भी एक डिजिटल फ़ार्मेसी है।
दवा दोस्त का यूज़र इंटरफ़ेस आप देखें और किसी और फ़ार्मेसी का इंटरफ़ेस देखें तो बहुत बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। हमने हमारे कस्टमर से बात करी और हमारा प्रपोज़िशन जो है मार्केट में वो ये है कि हम 50% से ज़्यादा सेविंग्स देते हैं कस्टमर को। तो पहला रिएक्शन जो कस्टमर का आता है वो ये नहीं आता कि चलो मेरे को दवाई दे दो। वो ये आता है कि ये कैसे पॉसिबल है? मतलब बंदा कस्टमर उस दवाई तक कैसे पहुँचे, उस दवाई के बारे में कैसे जानकारी मिले, वो डिस्कवरी फ़ेज़ जो होता है दैट इज़ मच मोर क्रिटिकल टू द कस्टमर। मतलब मेरे कस्टमर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दवा दोस्त का अगर इंटरफ़ेस देखेंगे तो वो डिस्कवरी फर्स्ट है, ट्रांज़ैक्शन सेकंड है। कई और ई-कॉमर्स कंपनीज़ का देखेंगे तो वो ट्रांज़ैक्शन फर्स्ट होता है, डिस्कवरी सेकंड होता है। हर प्रोडक्ट की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, एक अलग जर्नी होती है, हर कस्टमर की एक अलग जर्नी होती है। तो एज़ अ सीटीओ आपको हर स्टेक होल्डर की हर जर्नी का ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। आप बिना प्रोडक्ट की फ़ैमिलियरिटी के आगे नहीं बढ़ सकते। आप सिर्फ़ एक कोडर नहीं हैं, आपको सिर्फ़ कुछ कोड लिख के प्रोडक्ट मतलब आगे नहीं बढ़ाना है, आपको सबको साथ में लेके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। दैट इज़ क्रिटिकल। क्या इसमें आपके जो कस्टमर हैं बाहर के, वो आते हैं या फिर इन हाउस जो आपके स्टाफ है, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए भी चीज़ें इंक्लूड करना, उनके लिए भी चीज़ें उसी तरीके से फ्लो बनाना इन्फॉर्मेशन का या फिर बाकी अदर चीज़ों का, वो भी इंक्लूडेड होता है या फिर सिर्फ़ एक्सटर्नल कस्टमर वाला पार्ट होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एज़ अ सीटीओ आप शायद अपनी फाउंडर टीम में या लीडरशिप टीम में कस्टमर से या एंड कंज्यूमर से सबसे ज़्यादा दूर रहते हैं। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर आप कभी भी एंड कंज्यूमर से रोज़ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। मुश्किल से मैं भी मेरे कंज्यूमर से रोज़ तो इंटरैक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो आपके बीच में एक लेयर आ जाती है। वो जो लेयर होती है वो आपकी टीम होती है, आपके फ्रंट एंड ऑपरेशंस वाले लोग होते हैं, आपके सप्लाई चेन के लोग होते हैं, आपके वो सारे लोग जो बिज़नेस को इनेबल करते हैं, वो होते हैं। तो दोनों कस्टमर्स इम्पोर्टेंट हैं या दोनों यूज़र्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। आप एंड कंज्यूमर से दूर हैं बट इतने भी दूर नहीं हो सकते कि आपको पता ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं। दूसरा, अगर आप अपनी टीम के बारे में सिम्पैथी और एम्पैथी दोनों नहीं रखते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएँगे जिससे आपका कंज्यूमर खुश हो। सो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आपको दोनों की सुनकर, समझकर फिर एक ऐसा प्रोसेस फ्लो डिज़ाइन करना पड़ता है जिससे ईज़ीएस्ट फ़ास्टेस्ट काम हो सके। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बेस्ट ना होता बट ईज़ीएस्ट एंड फ़ास्टेस्ट टू द मार्केट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनिरुद्ध, आपने इस आंसर में 2 टर्म यूज़ किए, सिम्पैथी और एम्पैथी, जो कि शायद सुनना अजीब है। बहुत जेन्युइन से और बहुत ही अच्छे से ये क्वालिटीज़ होती हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, जो सबके अंदर होने चाहिए। लेकिन एक स्टार्टअप में किसी प्रोडक्ट को बनाने में ये जो सॉफ्ट कोर स्किल्स हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी इम्पोर्टेंट होते हैं ये एक स्टार्टअप को, ना सिर्फ़ टेक्निकल लाइन में भी या फिर अदर अदर वर्टिकल्स, अदर लाइन्स में भी देखें, तो आपको क्या लगता है कि इनकी कितनी इम्पोर्टेंस होती पर्सनली अगर ये नहीं है, तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और मैं ये पूरी फाउंडिंग टीम के बारे में कहूँगा, सिर्फ़ सीटीओ के बारे में नहीं। सीटीओ के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इन दोनों टर्म्स पे ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हो, तो आपके सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, वो आपकी फाउंडिंग टीम होती है। और उसके बाद आप जो आपके फर्स्ट हायर्स होते हैं, दे आर नॉट द बेस्ट इन द मार्केट। मतलब ये एक कड़वा सच है बट सच है। आप अगर सारे अच्छे लोगों को ला सकते हैं, तो शायद आप स्टार्टअप नहीं होते। उस पॉइंट पे आपको सामने वाला जो सोच रहा है और जो आपको समझाना चाहता है, वो बिना किसी एरोगेंस के समझना और ये रियलाइज़ करना कि क्योंकि वो जो आपका टीम का मेंबर है, वो डेली ये काम करता है, उसके पास बेटर इनपुट्स है और शायद आपसे बेटर सॉल्यूशन है जो इम्प्लीमेंट हो सकता है। थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये जानकारी उसी के पास है, आपके पास नहीं हो सकती। ये अगर आपके पास सिम्पैथी और एम्पैथी दोनों नहीं है, तो आप नहीं कर पाएँगे और अल्टीमेटली आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे जो शायद आपके लिए बहुत अच्छा हो, बट एज़ अ सीटीओ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टेक इनेबलर है, टेक कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता है। सारे स्टार्टअप्स में टेक इज़ ओनली एन इनेबलर। आपको कहाँ बैक सीट लेना है और कहाँ फ्रंट सीट लेना है, बिल्कुल पता होना चाहिए और ये सिम्पैथी और एम्पैथी से ही आता है। श्योर अनिरुद्ध, टेक्नोलॉजी की जैसे आपने कहा कि इनेबलर है, कोई कोई प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक और चीज़ ये है कि ये कभी फिक्स नहीं रही है।
हमेशा ओवर द टाइम चेंज होती रहती है। आज से न जाने कितने साल पहले हम लोगों ने देखा था जब वो कीपैड वाले फ़ोन आए थे और आज हमारे पास एडवांस होते-होते पता नहीं कौन-सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और पता नहीं कौन-सी टेक्नोलॉजी अभी पाइपलाइन में है। आपको कैसा कभी ऐसा फ़ील होता है बीइंग इवन अ सीटीओ कि मैं खुद सीटीओ हूँ और मुझ आपको ऐसा लगता हो कि यार मार्केट में तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं तो अभी इससे शायद अपडेटेड ही नहीं हूँ या फिर इसमें देखना चाहिए कि ये क्या चल रहा है ये कैसा इम्पोर्टेंट हो सकता है? कैसे आप नए ट्रेंड्स से खुद को अपडेट रखते हैं और क्या कंपनी का काम देखना और खुद को अपडेटेड रखना, दोनों कैसे आपके लिए मैनेजेबल होता है? क्या ईज़ी होता है और क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप कुएँ के मेंढक बन के रह जाएँगे। आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है और फिर आप में उतना जजमेंट भी होना चाहिए कि जो हो रहा है, क्या वो मेरे कस्टमर और मेरे प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं? आपको अपनी टीम में, अपने इकोसिस्टम में ऐसे लोग रखने चाहिए जो एक्स्ट्रा देखें, जो सिर्फ़ आपके दिनचर्या या रोज़ का जो काम हो रहा है, उस पे फ़ोकस ना करें। वो थोड़ा बाहर का भी देखें कि बाहर में क्या चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ग्लोबली क्या नए फीचर्स आ चुके हैं, ग्लोबली क्या एडवांसमेंट हो रहा है। लास्ट 2 महीने में ओपन एआई में क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं मेरे हिसाब से बात करूँ मेरे कस्टमर के लिए, शायद वो आज इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? आप चैट जीपीटी यूज़ करके बहुत सारा कंटेंट बना सकते हैं कि ये दवाई क्या है, क्यों है, कैसे ली जा सकती है, बट वो कंटेंट अभी एक पेशेंट को देने लायक नहीं है। तो क्या मुझे पता है उसके बारे में? हाँ। क्या मेरा कस्टमर या कंज़्यूमर रेडी है उसके बारे में? नहीं। तो वो दोनों चीज़ें का माप-तोल करके आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आप मेरे से रैंडमली कुछ भी पूछ लेंगी तो शायद हो सकता है मुझे नहीं मालूम हो। बट जिस दिन मेरे को मालूम चले, मैं उस दिन उसको इवैल्यूएट करूँ कि मेरे कंज़्यूमर के लिए वो लाभदायक हो सकता है या नहीं हो सकता। और वो प्रोडक्ट को पायलट करने में मेरे पास समय है भी या नहीं, क्योंकि स्टार्टअप में हमारे पास अनगिनत रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं। अगर हमें कुछ नया लेकर एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके भी रिसोर्सेज़ अपनी ही टीम से निकालने पड़ते हैं। वो भी एक कुछ मतलब अच्छी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टार्टअप में होती है, उसको लेकर आगे बढ़ना रहेगा। ओके, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि जैसे हम लोगों ने इनिशियली ही बात किया कि अक्सर जब भी कंपनी या किसी स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं तो फाउंडर्स की बात होती है जाहिर तौर पर। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कोई जो ऐसा पर्सन है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसके मन में यही ख्याल आता है कि मेरा मेरे पास ये आइडिया मैं फाउंडर बनूंगा। व्हाट इफ कोई पर्सन सोचे कि मुझे सीटीओ बनना है मुझे इस कंपनी का, क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या कौन से ऐसे कुछ चेकलिस्ट हैं जहाँ से वो सोच सकता है कि हाँ, मैंने ये कर लिया है तो मैं कंपनी के लिए मतलब अब उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली बढ़ सकता हूँ। बेटर होगा अगर आप अपनी एक जर्नी के थ्रू ये चीज़ हम लोगों को समझाने की कोशिश करें कि आपने कैसे डिसाइड किया कि कैसे जॉइन किया कि हाँ, मैं को-फाउंडर एक सीटीओ की तरह यहाँ पर जॉइन कर सकता हूँ या फिर एक अपनी पोज़ीशन रख सकता हूँ और वो लोग जो सोच रहे हैं कि मैं एक अदर ट्रैक से भी जा सकता हूँ, वो कैसे उस चीज़ को परस्यू कर सकते को-फाउंडर और सीटीओ दोनों का कॉम्बिनेशन होना किस्मत की बात होती है। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए थे या आपकी कुछ ऐसे लोगों से बात हो रही थी जो सेम प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचा देगा, तो आपने उनके साथ मिलके कंपनी शुरू करी, जिसमें आपने कुछ रोल लिया, उन्होंने कुछ रोल लिया। आपका रोल टेक फ़ोकस था, तो आपने टेक सँभाल लिया। किसी का रोल एग्ज़ीक्यूशन फ़ोकस था, तो उसने एग्ज़ीक्यूशन सँभाल लिया। किसी और का रोल ऑपरेशंस फ़ोकस था, उसने ऑपरेशंस सँभाल लिया एंड जनरली ऐसे एक कंपनी शुरू हो जाती है। अब अगर स्पेसिफ़िकली कोई कंपनी है जो चल रही है या शुरू हो चुकी है, स्टार्टअप है और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि 2 लोग शुरू कर देते हैं। दोनों का टेक बैकग्राउंड नहीं होता, बट ठीक है, एक बार के लिए प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ गया है, मार्केट में लेके जा रहे हैं एंड देन कोई नया सीटीओ ढूँढ रहे होते हैं वो लोग भी। और ऐसे एस्पिरेशंस भी हैं, एस्पिरेंट्स भी हैं जो सीटीओ बनना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि 2 चीज़ जो मैंने पहले भी बोली, आप अच्छे कोडर हैं इसीलिए आप सीटीओ बनना चाहते हैं। तो ये तो गिवन है ही। आपका कोर स्किल ऑफ कोड लिखने की, टेक स्टैक समझने की, उसके ऊपर कुछ बनाने की, वो है आपके अंदर, ठीक है? इसके अलावा आपको बेस्ट लिस्टनर बनना पड़ेगा एक ग्रुप के अंदर।
अगर आप समझ नहीं सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो आप शायद एक अच्छे सीटीओ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप सबसे दूर रहते हैं प्रॉब्लम से। कस्टमर से तो आप दूर हैं ही, जो प्रॉब्लम एग्जीक्यूट कर रहा है या जो आपकी आपकी कंपनी की तरफ से कस्टमर को सर्व कर रहा है, आप उससे भी बहुत दूर रहते हैं। तो आपको एक बेस्ट लिसनर बनना पड़ेगा अपने इकोसिस्टम में या अपने टीम में, जो सुन के मोस्ट फीजिबल सॉल्यूशन दे सके, नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन, मोस्ट फीजिबल सॉल्यूशन, मिनिमम टाइम के अंदर, सबसे कम समय के अंदर, सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो कम पैसों में आपको कस्टमर से पैसा दिला दे, जो एंड जिसको हम टेक भाषा में बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो आपको एक एमवीपी बनाने तक की जर्नी करनी आनी चाहिए। वो शायद तोड़ मरोड़ के कर लो या बेस्ट पॉसिबल वे में कर लो, जैसे भी आप कर सकते हो। फिर आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना पड़ता है इन द टेक वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर एक लैंग्वेज आती है तो आप उस लैंग्वेज से सीटीओ बन सकते हैं। आपको अगर वेबसाइट को लाइव भी करना है तो थोड़ी बहुत क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि बेस्ट क्लाउड की नॉलेज, बट थोड़ी बहुत क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर एक दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए। सो थोड़ा-थोड़ा करके आपको सारा फुल स्टैक, जिसे हम बोलते हैं टेक भाषा में, आपको पूरा स्टैक का जानकारी होना चाहिए, जिससे आपकी टीम में कोई आपसे बात करे तो आप समझ के उसे समझा भी सकें, उसको गाइड भी कर सकें। तो एज़ अ सीटीओ आपका बहुत बड़ा रोल होता है कि अपनी टीम को ग्रो भी करना है। क्योंकि आप जनरली जो सीटीओ एंड को-फाउंडर्स होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, और जिन कंपनीज़ जो तवादोस इज़ तीसरी कंपनी है जो मैं जिसमें मैं सीटीओ एंड को-फाउंडर हूँ। तो इससे पहले भी जो मेरी कंपनी थी, उसमें मैं टेक की टीम का पहला आदमी था। तो मेरे को ये भी होता है कि मेरे को टीम ग्रो करनी है, इंटरव्यू लेने हैं लोगों के। जैसे लोग आ जाएँगे आपके पास, एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसके अंदर लर्निंग डिपार्टमेंट होता है। लोग आते हैं, टेक टीम जॉइन करते हैं, उनका सर्टिफिकेशन होता है। स्टार्टअप में ये सब नहीं करवा सकते अपन। तो उनकी ग्रोथ कैसे हो, उनका स्किल और कैसे डेवलप करें, और उन सब के लिए आप एक मेंटर होते हो। तो अपना स्किल, खुद का स्किल भी कैसे ग्रो करें, ये सब अगर स्किल सेट आपके पास है, और आप ये रखते हो कि एक कंज्यूमर को एक प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला सकता हूँ, तो यस, वो व्यक्ति इज़ अ गुड सीटीओ। एक को-फाउंडर प्लस सीटीओ, जो आपने बताया कि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। ऐसे भी लोग हैं जो को-फाउंडर नहीं है लेकिन एक बहुत की इम्पोर्टेंट पोजीशन को हैंडल कर रहे हैं स्टार्टअप में। फिर से मान लेते हैं इसकी सीटीओ ही हैं। लेकिन अगर आप को-फाउंडर हैं तो आपके पास ऑब्वियस है कि आपके पास स्टार्टअप की सारी वर्टिकल्स का एक बर्ड आई व्यू होगा। आपको हर जगह हर वर्टिकल में मालूम होगा कि क्या हो रहा है, कंपनी की क्या स्टेटस है। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सीटीओ है, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है पूरी कंपनी का एक 360 डिग्री व्यू रखना। मतलब आगे जैसा आपने कहा जैक ऑफ ऑल हो, तो जैक ऑफ ऑल भी नहीं बट स्टिल कि थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि अदर-अदर सर्कल्स में क्या हो रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है। जब मैं नया-नया को-फाउंडर एंड सीटीओ बना था दवा उसमें तो नहीं, बट 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जो मार्केट में और सीटीओज़ थे, उनसे जाके बात करते थे। तो बेस्ट सीटीओज़ अगर आप देखेंगे, या बेस्ट को-फाउंडर्स भी अगर आप देखेंगे, तो वो लोग होते हैं जो अपने वीक को इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि एक दिन इस वर्टिकल में जाके बात करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दवा दोस्त में बात करूँ तो एक दिन मैं सप्लाई चेन में जाके बात करूँगा, एक दिन में मैं कॉल सेंटर वाली टीम से जाके बात करूँगा, एक दिन मैं मेरे से मार्केटिंग टीम के पास जाके बात करूँगा। तो आप अपना वीक इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि आप हर वर्टिकल को टच करें, उनकी प्रॉब्लम समझें, और ये आइडेंटिफ़ाई करें कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व फॉर दैट टीम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉल सेंटर की टीम को एक कॉल करने में 1.5 मिनट लग रहा है, और आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो 1.5 मिनट कट के से 1 मिनट हो जाए और ट्रांज़ैक्शन हो जाए। तो वो आइडेंटिफ़ाई करना प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यूज़र नहीं बता सकता कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। यूज़र के लिए 1.5 मिनट भी बहुत अच्छा है। बट आप जब उसके पास जाके बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ये 1.5 मिनट में तो आधा मिनट कॉपी पेस्ट करने में ही निकाल दे रहा है। तो क्या मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ? तो हर वर्टिकल को अगर आप बर्ड आई व्यू नहीं रखेंगे, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएँगे। दूसरा होता है कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन गया, कस्टमर तक जा रहा है, लोग आ रहे हैं, प्रोडक्ट चल रहा है। उसके बाद जब आप इंक्रीमेंटल एफर्ट डालते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर,
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से कुछ छेड़ूँगा तो क्या-क्या जाके छिड़ेगा। बहुत बार सिर्फ़ अगर सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो जो आप करना चाह रहे हैं वो तो हो जाएगा, बट उसकी वजह से बाकी वर्टिकल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको आप लेट गो नहीं कर सकते। सो एक्सट्रीमली क्रिटिकल, एंड ये सिर्फ़ सीटीओ के लिए नहीं है, लीडरशिप टीम में जो भी सारे लोग होते हैं, उनको बर्ड्स आई व्यू हर वर्टिकल का रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स अनिरुद्ध, काफ़ी इंसाइटफुल आंसर्स मिले मुझे आज आपसे। लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा इस पॉडकास्ट के लिए आपसे। आपने शायद नोटिस किया होगा, इस पूरे सीरीज़ में शायद मैंने 2-3 बार इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि हम फाउंडर्स के बारे में बात करते हैं, कैसे वो आइडिया आया, कैसे काम किया, शुरू से हम फाउंडिंग टीम के मेंबर्स थे। लेकिन इवेंचुअली बात आकर के फाउंडर के आसपास ही रह जाती है। क्या इसकी कोई वजह है कि हम क्यों सिर्फ फाउंडर के बारे में ही उसके विजन पर ही, या फिर सिर्फ फाउंडर सेंट्रिक होकर के ही डिस्कशन करते हैं, फर्स्ट ये। और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि बाकी अदर पोस्ट्स के बारे में, उनके स्ट्रेटजीज के बारे में एक अलग सेपरेट तरीके का डिस्कशन होना चाहिए, ताकि जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर कोई चाहता हो कि वो अपने को, आपको खुद को वो एक सीटीओ की तरह देख रहा हो, तो शायद उस डिस्कशन से उसको फ़ायदा मिल सके। क्या आपको लगता है कि अब वो टाइम है जब हम एक अदर लीडरशिप टीम में जो भी अदर पोजीशन होल्डर्स हैं, उनको भी अब उतने ही सेंट्रिक होकर के, उतना ज़्यादा हाइलाइट होकर के उस पे डिस्कशन करें? हर समय इज़ अ गुड समय फॉर ऐसे ऐसे डिस्कशन के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज से पहले नहीं करना चाहिए था या आज कुछ ऐसा हो गया कि आज करना चाहिए। एक लीडरशिप टीम में जो भी लोग होते हैं, जो शायद फाउंडर्स के इमीडिएट बाद आए हों, या फिर एक प्रोडक्ट एक स्केल पे चला गया, आपका स्टार्टअप एक स्केल पे चला गया जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ कि अब तो प्रोफ़ेशनल को ही लाना पड़ेगा, वो उस प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से स्केल कर सकता है। ऐसे लोग के बारे में बात भी होना चाहिए, के बारे में लोगों को पता भी चलना चाहिए। बट हम फाउंडर से ऑब्सेस्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि फाउंडर्स ने सबसे ज़्यादा पेन सहा होता है, क्योंकि उसने अपना खून पसीना सब बहाया होता है, तभी जाके एक प्रोडक्ट निकलता है। तो इसलिए दुनिया फाउंडर्स के साथ ऑब्सेस्ड रहती है। अदर लीडरशिप रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जनरली सीटीओ को फाउंडर, सीओओ को फाउंडर, सीईओ को फाउंडर, ये तो होते ही हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे वर्टिकल्स और होते हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, बट शायद उन्हें को फाउंडर का दर्जा नहीं दिया जाता। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है, जो मेरी समझ में है, कि अगर आपके पास 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो वो तीनों मिलकर सारे वर्टिकल का ओवरलैप कर सकते हैं। ऐसा कोई वर्टिकल नहीं रहता है जो 3 लोगों या 4 लोगों के बाद छूट जाए। तो शायद इसलिए अदर वर्टिकल लीडर्स एंड को-फाउंडर्स नहीं बन पाते हैं, या शुरू में क्योंकि नहीं होते हैं, तो फिर फाउंडिंग टीम में क्या है, एक एक कमराडरी हो जाती है, एक फ्रेंडशिप हो जाती है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। आप 24 घंटे एक-दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक-दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक-दूसरे के साथ रहते हैं। तो उसके बाद एक नया किसी को भी लाना, ऐड करना, माय माय पर्सनल ओपिनियन, कि शायद या तो ज़रूरी नहीं होता है या फिर डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स बट हैविंग सेड दैट, ऑल लीडरशिप रोल्स आर वेरी क्रिटिकल इन अ स्टार्टअप। मतलब ऐसा है, तो आप 2 लोग मिलके स्टार्टअप तो कभी भी नहीं चला सकते। सो आपकी लीडरशिप टीम होनी चाहिए और उनके बारे में बात भी होनी चाहिए। करेक्ट। अनिरुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये समझाने के लिए कि एक स्टार्टअप में सीटीओ की भूमिका कितनी अहम होती है। तो ये था शुद्ध देसी स्टार्टअप पर हमारा आज का एपिसोड। इस पॉडकास्ट को आप योर स्टोरी हिंदी की वेबसाइट या किसी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए फाउंडर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, वहाँ योर स्टोरी को जरूर फॉलो करिए। धन्यवाद।